क्या आपको पता है कि साल 2013 में एक गाना निकला था पैंडेमिक नाम का, और 2013 में इस गाने के लिरिक्स में था 2020 कोरोना वायरस बॉडीज स्टैकिंग। यानी 2020 में कोरोना वायरस फैलेगा और हर तरफ लाशें ही लाशें होंगी। 7 साल पहले एक गाने में भविष्यवाणी कैसे इस दुनिया में रात को लोग हर तरह के सपने देखते हैं, पर आज तक किसी ने ये सपना नहीं देखा कि वो सपने में मोबाइल चला रहा है। मतलब बिल्डिंग से गिर रहे हैं, उड़ रहे हैं, ऐसा सपना आता है, पर सपने में मोबाइल चलाना ये पॉपुलेशन का एक इंसान भी नहीं ड्रीम किया है। क्या साइकोलॉजी है भाई। और अगर आपका वेट मान लेते हैं 50 केजी है, तो असल में आपके घुटने में 500 केजी का प्रेशर पड़ रहा है। आपका वजन इंटू 10 कर दो। ये कैसे आखिर? और क्या प्यार व्यार सच में कुछ डिवाइन होता है या फिर ये बस दिमाग का खेल है? इसका आंसर आपको जरूर सुनना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के रैंडम फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानोगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो जरूर कर लेना। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 9। अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि इस धरती का ऊपर साइड कौन सा है और नीचे साइड कौन सा है, तो आप कहोगे कि ये जो मैप दिख रहा है यही तो रियल है ना। ऊपर साइड रूस, अमेरिका, ये सब देश है, और नीचे साइड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी देश। बट बात यह है कि यूनिवर्सली धरती का कोई ऊपर या नीचे है ही नहीं, और यही कारण है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो देश हैं ये उल्टा मैप का यूज करते हैं। जी हाँ, ये है अपसाइड डाउन वर्ल्ड मैप। ये उनके लिए नॉर्मल है जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। इसमें आप देख सकते हो इंडिया कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मतलब यही है कि ज्यादातर लोग धरती के ऊपर वाले हिस्से में रहते हैं, और यही कारण है कि ये वाला वर्ल्ड मैप नॉर्मल बन चुका है। तो बेसिकली देखें तो अगर आप मैप को उल्टा भी कर दो देन देयर इज नथिंग रॉन्ग। इसमें कोई गलत चीज नहीं है। सिंपली क्योंकि स्पेस से ऑब्जर्व करें तो धरती का कोई ऊपर या नीचे है ही नहीं। तो नीचे वाले हेमिस्फीयर के देशों के लिए ये मैप नॉर्मल है, द अपसाइड डाउन वर्ल्ड मैप। वैसे किसी भी दुकान में आप जाओगे इस मैप को लेने तो आपको प्रोबेबली नहीं मिलेगा ऑफलाइन दुकानों में, लेकिन हाँ ऑनलाइन ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे मेन समझने वाली बात ये थी कि देयर इज नो अपसाइड डाउन। फैक्ट नंबर 8। देखो, एक होता है लेवल 3 हिपोक्रेसी, दूसरा होता है लेवल 2 हिपोक्रेसी, तीसरा होता है हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, और ये उसी का एग्जाम्पल है। जैसे कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में, हमारे प्लेनेट को बचाने के लिए आजकल प्लास्टिक छोड़ के कपड़े और पेपर बैग्स आ रहे हैं, ताकि प्लास्टिक जो कि इतना ढीठ मटेरियल है, जो कि डीकम्पोज नहीं होता है आसानी से, वो ना फैले हमारे धरती पे। पर ये एक पेपर स्ट्रॉ है, प्लास्टिक स्ट्रॉ नहीं है, पेपर स्ट्रॉ है, लेकिन देखो ये बिक रहा है प्लास्टिक के अंदर। तो पता नहीं कंपनीज लिटरली किस लॉजिक से काम करती है, लेकिन ऐसी चीजें क्यों दिख जाती है मेरे आंख के सामने, ये मेरे को समझ नहीं आता। फैक्ट नंबर 7। ये बहुत ही गजब फैक्ट है। डॉक्टर क्रीप। तो डॉक्टर क्रीप जो है ये जाने जाते हैं एक स्पेशल टाइप के म्यूजिक के लिए। वो टाइप के म्यूजिक जो नॉर्मल म्यूजिक से थोड़ा हट के है, जो कि डिस्टोपियन फ्यूचर को दिखाता हो, वायरस आउटब्रेक को दिखाता हो, 400 साल बाद की ऐसी दुनिया जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, पाप बढ़ चुका है, ऐसी टाइप की थीम्स पे ये गाना बनाते हैं। साल 2013 में इन्होंने एक गाना निकाला था पैंडेमिक। इसके लिरिक्स को अभी आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। ये गाना 2013 में निकला था, और इस गाने का एक लाइन था ये वाला, जिसमें वो बात करते हैं कोरोना वायरस का, जो कि साल 2020 में आएगा, और बॉडीज स्टैकिंग की बात होती है, यानी लाशों का ढेर भर जाएगा पूरे विश्व में, ऐसी बात की गई है। अब 2013 में जो गाना निकला उसमें ऐसी लाइंस कैसे हो सकती है कि 2020 में कोरोना वायरस आएगा और बॉडीज स्टैक हो जाएगा हर जगह? ये इम्पॉसिबल है। पर 2020-21 के समय जिन्होंने इन चीज को नोटिस किया वो ये बताने लगे कि डॉक्टर क्रीप के अंदर कोई मिस्टिकल पावर है जिससे वो पता कर लेते हैं। ये सच में बहुत ही गजब बात है।
ऐसा लोग सोचते हैं। बात यह है कि डॉक्टर क्रीप ने खुद ही एक इंटरव्यू में कहा कि ये बस एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। उन्होंने ये कहा कि जिस करियर में मैं हूँ उसमें ऐसे गाने बनते हैं और उसमें हम अगर एपोकलिप्टिक इवेंट्स वायरस का नाम ले लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था, इन्होंने कहा। और देखो कोरोना वायरस ये जो वर्ड है इसको लोग साल 2020 के बाद ही जानना शुरू किए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टर्म पहली बार 2020 में ही आया था, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कोरोना वायरस शब्द असल में 1968 से ही एग्जिस्ट करता आ रहा है। ये वायरस का एक कैटेगरी है। कोरोना वायरस कोई नाम नहीं है बल्कि वो पूरा कैटेगरी है। तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। 2020 कोरोना वायरस बॉडीज स्टैकिंग। फैक्ट नंबर 6, आपने इस चीज को जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी आपका तबीयत खराब होने वाला होता है तो देखना आपको फील हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, अब मेरे को लग रहा है कि सर्दी होगा। तो ये तो आम बात है, लेकिन कई लोगों को 2 दिन पहले से ही ऐसा सिम्टम आने लगता है कि उनको कॉमन कोल्ड होने वाला है। इन्हीं को प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहा जाता है। कई लोगों को एक्चुअल इन्फेक्शन के 3 दिन पहले ही ब्रेन फॉग होने लगता है। सब लोगों में अलग अलग तरह के ही सिम्टम्स आते हैं। फैक्ट नंबर 5, हम और आप चाइना देश की कितनी भी बुराई कर लें, बट चाइना वो काम कर रहा है जो कि हम मूवीज में देखते हैं, वीडियो गेम्स में देखते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। जैसे कि ये देखो, चाइना में आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जहां पर लिटरली अपार्टमेंट्स के ऊपर आपको रोड दिखेगा। वेस्टर्न मीडिया अभी भी चाइना को डेवलपिंग कंट्री बोलती है, लेकिन ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज से कंपेयर करें तो चाइना बहुत ही आगे है। फैक्ट नंबर 4, इंटरनेट पे इस चीज को लेकर बहुत डिस्कशन होती है कि आज तक किसी ने सपने में अपने मोबाइल फोन को यूज नहीं किया है। मतलब सपने में बिल्डिंग के ऊपर से गिर रहे हैं, ऐसा बहुत क्रेजी सपना सब आता है, लेकिन सपने में हम कभी मोबाइल चला रहे हैं ऐसा सीन नहीं आता है। क्यों आखिर? साइकोलॉजी क्या कहता है इसके ऊपर? देखो, इसका सबसे बड़ा कारण जो कि वैज्ञानिक बताते हैं वो ये कि इंसान धरती पे 3 लाख साल से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन मोबाइल फोन, टैबलेट्स, टीवी ये सब चीज कब इन्वेंट हुई? अभी 1-2 सेंचुरी पहले, जो कि 3 लाख साल में कुछ भी नहीं है। और इंसान का ब्रेन 3 लाख सालों में डेवलप हुआ है। तो बात यह है कि इंसान के एक्सपीरियंस में ये रिलेटिवली न्यू चीजें हैं। और देखो, आपके जो पूर्वज है आज से 10,000 साल पहले मान लो, जो आपके सुपर पर दादाजी होंगे वो भी सपना देखते होंगे और आप भी सपना देखते हो। तो इसलिए सपने में नॉर्मल चीजें आती हैं, पेड़ पौधे, घर। और पहले लोग बुलॉक कार्ट्स पे घूमा करते थे, तो बाइक में आप जा रहे हो ये भी आ सकता है, पर बैठे बैठे मोबाइल चलाना ये सबसे लेटेस्ट चीज है। और ये सबसे बड़ी बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये है कि सपने एक्चुअली में रैंडम चीज नहीं होते। आपके अंदर जो इमोशंस हैं वही सपने के रूप में आपको दिखता है। इमोशन मैनिफेस्ट होता है सपने में। आप रियल लाइफ में किसी चीज से डरे हुए हो तो सपने में सांप आपको आके काट ले, ऐसा रिलेटेड चीज होता है। तो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वही चीजें ड्रीम्स में रिफ्लेक्ट होती है। और फोन का कोई ज्यादा इमोशनल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। फैक्ट नंबर 3, ये बताओ आपका वजन कितना है? मान लेते हैं 50 kg। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके घुटने में कितना वजन पड़ता है? आपका वजन अगर 50 kg है तो जब आप खड़े होते हो एक जगह तो 50 kg का ही वेट घुटनों और आपके फीट पे पड़ना चाहिए, राइट। जब आप एक जगह खड़े रहते हो तो 50 kg का वेट आपके घुटनों में पड़ता है। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब आप चलते हो तब कितना वेट पड़ता है? कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर वजन 50 kg है तो जब हम चलेंगे तब भी तो 50 kg ही वजन पड़ना चाहिए, वही तो हमारा वजन है। बट ऐसा नहीं होता है। जब आप चलते हो तो आप एक्सिलरेट करते हो, डी एक्सिलरेट करते हो, मूव होते हो। तो देखो, स्टैंडिंग स्टिल 50 kg, पर अगर वॉकिंग की बात करें तो 50 kg अगर आपका वजन है तो आपके घुटने में 75 kg का वजन पड़ता है, क्योंकि आप मूव कर रहे हो। जब आपका पैर जमीन पे पड़ रहा है तो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स पैदा होता है। ये तो कुछ भी नहीं था। जब आप तेज दौड़ते हो तो अगर आपका वजन 50 kg है तो इंटू 4 कर लो, 200 kg का वजन
आपके घुटने में पड़ता है। पर यह भी कुछ नहीं था, जब आप जंप करते हो, जंप करके आप नीचे गिरे, तब आपके घुटने में 500 केजी का वजन पड़ता है। और इसका पूरा कैलकुलेशन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन पहले न्यूटन में है, फिर केजी में। यानी आप एक बार जंप करते हो तो घुटने में 500 केजी का लोड पड़ता है, आपके ओरिजिनल वजन से 10 गुना ज्यादा। यानी हाँ, जो ओबीस लोग हैं जिनका वजन 100 केजी के आसपास है, वो एक बार कूदेंगे तो उनका घुटना 1000 किलो झेलता है। अब आपको समझ आया कि जब कोई बूढ़ा होता है तो सबसे पहले घुटने की ही प्रॉब्लम क्यों होती है। अपने घुटने को एक बार छुओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और सबसे ज्यादा वजन, फोर्स, तकलीफ, मार भी वही सहता है। आपके घुटने में दर्द नहीं है तो आप लकी हो। ज्यादातर यूथ में नहीं है, हम लोगों में, लेकिन एक बार इसकी दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो लाइफ हद से ज्यादा कठिन हो जाती है। आप किसी बुजुर्ग से पूछ लो। फैक्ट नंबर 2, आपने कभी इस इंग्लिश टर्म मंडे ग्रीन के बारे में सुना है? MONDEGREEN। मंडे ग्रीन एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि पूरे बचपन आपने ये काम किया है। क्या है कि जो गाना आप सुनते हो, कोई भी गाना, अब क्या है कि कई बार हम उस गाने का लिरिक्स समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि आपने उस फेमस लड़के का वीडियो देखा ही होगा, ये वाला। डेस्पासितो गाना का लिरिक्स पता है नहीं, लेकिन जो मन में ऐसे गा देगा। मतलब हम अपना ही मीनिंग बना लेते हैं, लिरिक्स अपने ही बना लेते हैं, ओरिजिनल नहीं पता होता है तो। और इसी मिस इंटरप्रिटेशन को मंडे ग्रीन कहा जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे में से 90% लोग करते होंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं होगा कि इसको मंडे ग्रीन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 1, लव एक बहुत ही रियल और पावरफुल फीलिंग है जो कि दुनिया में हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या लव रियल होता है या फिर ये सिर्फ केमिकल्स का खेल है। जो हाई लेवल ड्रग्स होते हैं, वो जो केमिकल दिमाग में निकालते हैं, यानी नशा, लव होने पे भी ब्रेन में वही केमिकल्स निकलते हैं। इसीलिए जिस तरह ड्रग्स को लेने के बाद इंसान खुश फील करता है, एनर्जी बढ़ जाती है, नींद और भूख सब मानो खत्म हो जाती है, वैसे ही लव में भी होता है। साइंस ये कहता है कि जब आपको लव होता है तो आपके दिमाग में ये 3 केमिकल मेजरली निकलते हैं: डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। साइंस ये कहता है कि लव कोई मैजिकल चीज नहीं है जो कि दो इंसान को कनेक्ट करता है, बल्कि ये सिर्फ केमिकल्स का खेल है। लव एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, नेचर का एक सिस्टम है जो कि सबके दिमाग के अंदर है, जो कि ये इंश्योर करता है कि आप किसी लड़की के साथ मेट करो ताकि इंसानों की पॉपुलेशन धरती पे मेंटेन रहे। लव शब होगा तभी न नए बच्चे आएंगे और इंसानों का धरती पे रहना इंश्योर हो पाएगा। तो साइंस के हिसाब से लव बस एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो कि हमें मोटिवेट करता है ऑपोजिट जेंडर के पास जाने को। इमेजिन करो एक सेकंड के लिए कि ये जो लव की फीलिंग है और लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन की फीलिंग है, ये आप में से पूरी तरह से मिटा देते हैं, तो अब क्या है कि आपके अंदर कोई मोटिवेशन रहेगा ही नहीं। मतलब लिटरली जीरो मोटिवेशन। आपको एक बूंद भी मन नहीं करेगा कि आप किसी लड़की के पास जाओ, एक बूंद भी मन नहीं करेगा। इसीलिए दिमाग में ऐसे न्यूरोकेमिकल्स का सिस्टम है जो कि लव और अट्रैक्शन को पैदा करता है, जो कि इंसानियत एज टोटल के लिए अच्छी है। एक तरह से ये ना हो तो दुनिया नहीं है। तो साइंस के हिसाब से ये बस नेचर का एक चालाकी भरा सिस्टम है, इसमें कुछ मैजिकल वेजिकल नहीं होता। सोलमेट और ये सब चीजों को घोड़े का टट्टी मानती है साइंस। पर सिर्फ साइंस की बात तो हम करते नहीं, हम उसके बियॉन्ड भी एक्सप्लोर करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है ये भी जानना जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, मजा आएगा। देखो, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि लव एक डिवाइन फीलिंग है जो कि यूनिवर्सल है। स्पिरिचुअलिटी भी बिग बैंग पे मानती है। स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में भी ये माना जाता है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक छोटे से एटम से भी छोटे एरिया से हुई थी और वो ब्लास्ट हुआ और आज का यूनिवर्स इतना बड़ा है। यानी हम सब ओरिजिनली उसी डॉट का पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट वही था हमारे एग्जिस्टेंस का। तो ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि हम सब एक थे इस यूनिवर्स के बिगिनिंग में, शुरुआत में, यानी सब कुछ ONE वन था। यही कारण है कि हम हर चीज के लिए एक तरह का अट्रैक्शन
फील करते हैं। चाहे वो गाड़ियों के प्रति लगाव हो, किसी लड़की के प्रति लगाव हो, किसी खूबसूरत से माउंटेन के प्रति लगाव हो, ओ वाओ ब्यूटीफुल। यही ना एक कारण है जिसके लिए कश्मीर को दूसरे देश हड़पना चाहते हैं। क्यों हड़पना चाहते हैं? कश्मीर इतना ब्यूटीफुल है, इतना सिमेट्रिकल है, हर चीज वहाँ का लुक ऐसा है कि उसके लिए लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज के लिए एक बेसिक अट्रैक्शन रहता है इंसानों के अंदर। आप मुझे देख लो, आप मेरे को इतने सालों से देखते आ रहे हो, आप मेरे को कभी भी रियल लाइफ में नहीं देखे हो, फिर भी एक अटैचमेंट है मेरे और आपके बीच में कि हाँ ये लड़का यूट्यूब पे फैक्ट्स बताता है। एक गहरा रिश्ता है काइंड ऑफ, जो कि ऐसा नॉर्मल न्यूरोकेमिकल वाला नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि नहीं ये कुछ बियॉन्ड है, ये डिवाइन है। यानी स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि लव की फीलिंग सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्योंकि हम सब ओरिजिनली एक थे तो वही फीलिंग को अभी हम फील करते हैं, वननेस। आप ना ग्रेविटी को ले लो, इस दुनिया में हर चीज में ग्रेविटी होती है, हर चीज दूसरे चीज को अपने तरफ खींचता है। एक एस्टेरॉयड है स्पेस में, वो दूसरे चीज को अपने तरफ खींच रहा है। क्या यहाँ पे कोई मोटर लगा हुआ है जो कि चीज को खींच रहा है? ऐसा नहीं है। दुनिया के हर एक एटम में, लिटरली दुनिया के हर एक परमाणु में, हर एक एटम में ग्रेविटी है। इनबिल्ट फीचर है हर चीज में कि दूसरे चीज को एक चीज अट्रैक्ट करती है। अगर आपको मैं स्पेस में खड़ा कर दूं तो आप भी एस्टेरॉयड को अपने तरफ खींचते हो और एस्टेरॉयड भी आपको अपने तरफ खींचती है। ये लव की ही तरह है देखा जाए तो जिस तरह ग्रेविटी एक मूल रूप है हर चीज के अंदर, बेसिक सी चीज है, तो लव भी, प्यार भी वैसे ही है। स्पिरिचुअलिटी ये कहता है कि लव दुनिया का बेसिक नेचर है। और वैसे भी विज्ञान ब्रह्मांड को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है कि बिग बैंग हुआ कहां से, लव कनेक्शन क्या है, आखिर क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। तो इसका मतलब आप ये मान सकते हो कि हाँ लव असल में एक डिवाइन फीलिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूरोकेमिकल तो नहीं ही है, थोड़ा सा डिवाइन तो है, कुछ तो है। और जो सबसे एनलाइटेंड लोग हैं जैसे कि स्वामी विवेकानंद और बाकी बड़े बड़े लोगों के आप बात को भी सुनोगे तो वो भी यही कहेंगे कि लव बेसिक नेचर है इस दुनिया के हर एक परमाणु का। तो वैसे आपको क्या लगता है, लव क्या रियल है? नीचे कमेंट जरूर करना। तो ये थे आज के सारे फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।